अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ख़ामियों पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन कोई उसके सॉल्यूशंस पर बात नहीं करता। तो आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे: पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में ख़ामियाँ, स्टूडेंट्स में ख़ामियाँ और इन सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ मियां मोहम्मद नबील अनवर। I am the student of Al Noor Academy and FAST University also. I have got 1134 marks, which is second position in Lahore board in ISIS group. So it is my intro. जी, मेरी लाहौर बोर्ड में सेकंड पोजीशन है। हम आज शुरू से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। जैसे ही बच्चा 4 या 5 साल का होता है तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इसे स्कूल भेजेंगे, ट्यूशन भेजेंगे या सपारा पढ़ने भेजेंगे। हम ये नहीं सोचते कि बच्चे को अभी तालीम की ज़रूरत है भी या नहीं, बच्चे को तालीम हासिल करने आती भी है या नहीं। क्योंकि आप खाना तब खाते हो जब आपको भूख लगती है, आप पानी तब पीते हो जब आपको प्यास लगती है, आप तब सोते हो जब आपको नींद आती है। यानी कि हम कोई भी काम उस वक्त करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो एक बच्चा तालीम तब ही हासिल करेगा जब उस बच्चे को ज़रूरत होगी, जब उसके माइंड में हम तालीम की ज़रूरत की अहमियत को उसके जहन में डालेंगे। जापान में 12 साल तक बच्चे को इखलाकियात सिखाई जाती हैं, बच्चे को उठना बैठना चलना फिरना तालीम हासिल करने के तरीके सिखाए जाते हैं। उसके बाद उसे स्कूल भेजा जाता है। हमने स्टैंडर्ड ये रखा हुआ है कि जैसे ही बच्चा 4 या 5 साल का होगा हम उसे स्कूल भेज देंगे। मेरा भांजा बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता। उस बच्चे के दिमाग में ये बात क्यों आई कि मैं पढ़ना नहीं चाहता? क्योंकि उसे शुरू से तालीम की ज़रूरत ही नहीं बताई गई। इसलिए कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। कोई भी काम बच्चा तब ही करेगा जब उसे ज़रूरत होगी। सबसे पहले बच्चे को तालीम की ज़रूरत के बारे में बताया जाए। आपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, लेकिन हम उसे लुक आफ्टर उस तरह नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। हम उसे स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन कभी भी हमने उस बच्चे से ये नहीं पूछा कि आज तुम क्या सीख कर आए हो, आज तुम क्या पढ़ कर आए हो। चलो, आज तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, आज तुमने टॉर्क के बारे में पढ़ा है, आज तुमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा है। तो क्या होता है ये? बच्चा अपने अल्फाज में उस चीज़ को बताए। बच्चा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन तो सुना देगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई नहीं दे पाएगा। आप बच्चे को ये मत पूछा करें कि आज तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, बल्कि ये पूछा जाए आज तुम क्या सीख कर आए हो, आज तुम क्या पढ़ कर आए हो। मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ। ये रूम है, इसमें टॉर्क कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है? फ़ैन में, डोर में, रूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ टॉर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स तरह की चीज़ें अप्लाई होती हैं। वो बच्चा 8 क्लास तक 10 साल अपने एक ही स्कूल में गुजार देता है, लेकिन बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। देन स्टार्ट होता है 9th क्लास से FSC तक का सफ़र। इस 4 साल के दौरानिए की सबसे अजीब बात जो मुझे दिखाई दी वो है प्रैक्टिकल सिस्टम। इस प्रैक्टिकल सिस्टम में होता क्या है कि कुछ भी नहीं होता। बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है विदाउट प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विदाउट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चा प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाता है और उसे एक पेपर और एक पेन पकड़ा दिया जाता है। प्रैक्टिकल के एग्जाम में पेपर की क्या ज़रूरत है और प्रैक्टिकल के एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट्स का ना होना, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाता है, उसे 9th क्लास के एग्जाम्स पूछे जाते हैं और 9th क्लास के मार्क्स की बेस पर उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा दिए जाते हैं। मेरा प्रैक्टिकल था फिज़िक्स का। मैं वहाँ गया, मुझे एक पेन पकड़ाया गया और एक पेपर पकड़ाया गया, लेकिन मैं पेपर पर कुछ लिखे बगैर और विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है कि मेरे मार्क्स कितने आए थे? 30 आउट ऑफ 30। ये है हमारे पाकिस्तान का प्रैक्टिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। देन स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी का फेज़। इस यूनिवर्सिटी के फेज़ में जाने के लिए जो क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है वो है मार्क्स। स्टूडेंट्स से उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं पूछे जाते हैं तो सिर्फ मार्क्स पूछे जाते हैं। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके पास बहुत सारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, लेकिन मार्क्स ना होने की वजह से उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में, बल्कि यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन नहीं हो पाता। मेरा एक दोस्त है, उसकी 4 से 5 ऐप्स हैं, 10 से 12 वेबसाइट्स हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उस बच्चे का
किसी फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका। आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है मार्क्स का, आपने एक स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया मार्क्स का, लेकिन वो मार्क्स मिलते किसको हैं? वो मार्क्स आपने थ्योरी बेस रखे हुए हैं। अगर यही मार्क्स MCQs बेस हों, टेक्निकल MCQs बेस हों, जिसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाएं, फिर भी हम मान लें कि ठीक है, मार्क्स क्राइटेरिया है, अच्छा स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, लेकिन वहाँ भी सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, ना प्रैक्टिकल चीज़ें। ये सारी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामियां हो गई। यूनिवर्सिटी के बाद जब बच्चा मार्केट में निकलता है, आप यकीन करें कि बच्चे को 1-2 साल और सीखना पड़ता है मार्केट के मुताबिक अडोप्ट करने में। 16-17 साल जो बच्चे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुजारे, उसके बाद फिर 1 साल और लगाता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें सीखूँ मैं। मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए बच्चा 2-3 साल और लगाता है। देन उसे जॉब मिलती है या नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। हर साल 4 से 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएट होता है पाकिस्तान में। उसमें से 30 to 35% बच्चे CS या IT के होते हैं। और आपको पता है जॉब कितने स्टूडेंट्स को मिलती है? सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को। तो फ्लॉज कहाँ पर हैं? नो डाउट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स में भी फ्लॉज हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। पाकिस्तान में एक इलाका है सादकाबाद, वहाँ की एक स्टूडेंट ने एक यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की। उसके बाद उसने गूगल में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आज वो गूगल में जॉब कर रही है। इसके अलावा एक लड़का था फैज़ान, उसने भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन हासिल की, वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है। यानी ये सारे वो बच्चे थे जिन्होंने पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही अडोप्ट किया, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स को भी साथ साथ सीखा। तो हम सारा ब्लेम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर नहीं डाल सकते, स्टूडेंट्स का भी कसूर है। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहले आता है फेज़ 1, जिसमें क्लास 1 to 5 है। इस फेज़ में सिर्फ 4 बुक्स बच्चे को पढ़ाई जाएं। पहली मैथमेटिक्स, दूसरी साइंस, तीसरी उर्दू, चौथी इंग्लिश। इन 4 बुक्स के अलावा बच्चे को कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए, ना जियोग्राफ़ी, ना पाकिस्तान स्टडीज़, ना इस्लामियात और ना इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स। देन 5 to 8 क्लास में सिर्फ 2 चीज़ों का इजाफा किया जाए। पहला इस्लामियात सब्जेक्ट का, और दूसरा उस बच्चे पर यह फोकस किया जाए इन 3 सालों में कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। बच्चा सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या CS में जाना चाहता है, IT में जाना चाहता है। उस बच्चे की स्किल्स को, उस बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाए। बाकायदा इसके लिए एक पूरा स्टाफ स्कूल्स वगैरह में होना चाहिए जो सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। 8 क्लास तक ये डिसाइड हो जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। देन स्टार्ट होगा 3rd फेज़ क्लास 8 से क्लास 12 तक। इस फेज़ में, इस 4 साल के फेज़ में बच्चे को सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जिस तरफ बच्चे का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल बच्चे का इंटरेस्ट है CS/IT में, तो उस बच्चे को साइंस की बुक क्यों पढ़ाई जाए? उस बच्चे को बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाए? सिविक्स क्यों पढ़ाई जाए? पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाए? उस बच्चे को सिर्फ उसकी फील्ड से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ाई जाएं। तो यहाँ ख़त्म होता है 3rd फेज़। इसके बाद स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी फेज़। इस फेज़ में बच्चे को CGPA के पीछे ना भगाया जाए। जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया रखा जाए वो CGPA ना रखा जाए, बल्कि स्किल्स रखी जाएं। एक स्टैंडर्ड ये सेट किया जाए कि जो बच्चा मार्केट में न्यू ऐप लेके आएगा, न्यू प्रोजेक्ट्स बनाएगा, न्यू वेबसाइट्स बनाएगा, उस बच्चे को हम स्कॉलरशिप्स देंगे, ना कि CGPA वाले को। सो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया एप्टीट्यूड टेस्ट रखे जाएं, जिस तरह सेट होता है, GRE होता है, इस तरह के टेस्ट जिसमें सिर्फ MCQs होते हैं और कॉन्सेप्चुअल MCQs होते हैं। आप बताएं कि थ्योरी का क्या रोल होगा उसमें? हमें एक उर्दू का एग्ज़ाम दे दिया जाता है जिसमें हम 4-4 पेजों की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सिविक्स पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती है। HEC को क्या हो गया है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। सिर्फ MCQs बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। और आपको पता है प्रोग्राम्स शीट पे हमें कहा जाता है कि लिखें, शीट पर टेस्ट होता है हमारा PF का, ऊप का, एटसेट्रा, ये कंप्यूटर पर होना चाहिए। इसके अलावा हमारे करिकुलम को इंडस्ट्री के पैरेलल होना चाहिए।
ये जो मार्केट में गैप आ जाता है ये नहीं होना चाहिए। कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 24 साल बाद चेंज हुआ है। आप कोई भी जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो हर हफ्ते अपडेट की ऑप्शन आती है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपडेट की ऑप्शन 24 साल बाद आती है। एक और सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ी खामी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, FSC के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद बच्चे को 3 महीने और प्रिपरेशन करवाई जाती है अलहदा MD कैट E-कैट वगैरह के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इस बात का सबूत खुद ये अदारे दे रहे हैं कि हमें 3 महीने अलहदा MD कैट और E-कैट के लिए तैयारी करना पड़ती है और इन 3 महीनों में 12 अरब रुपए का कारोबार होता है। तो ये जो ऊपर माफिया बैठा है, एजुकेशन माफिया, ये नहीं चाहता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकल के करीब हो गया, कंसेप्चुअल चीज़ें इसमें आना शुरू हो गई, तो फिर बच्चा MD कैट के लिए E-कैट के लिए अलहदा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चे को। तो ये 12 अरब रुपए का जो हर साल बिज़नेस होता है ये नहीं होगा। हमारे सिस्टम में ये अपडेट के ऑप्शन के ना आने की सबसे बड़ी वजह ये माफिया है। ये माफिया नहीं चाहता कि हमारा 12 अरब रुपए का जो हर साल हम बिज़नेस करते हैं वो ख़त्म हो। और आपको पता है कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने था? लॉर्ड मैकाले ने, जो कि एक अंग्रेज़ था। जब इससे पूछा गया कि इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम किस तरह के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होंगे मार्केट में, उसने बताया कि इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद माशरे में एक क्लर्क पैदा करना है, एक मुंशी पैदा करना है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है कि एक क्लर्क पैदा करना जो ऑफिस में काम कर सके। और ख़ुद के लिए उसने पासिंग क्राइटेरिया 66% रखा था, लेकिन हमारे लिए 33%। और जब इससे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि इन लोगों में हमसे आधी अकल है और 78 ईयर्स से हम ये मानते आ रहे हैं कि वाकई हम में आधी अकल है। सल्यूट टू वज़ीर आला तालीम साहब कि उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया, 66 तो अभी भी नहीं किया। तीसरी चीज़ आती है इम्प्रूव करने की, जो कि है गवर्नमेंट सिस्टम वर्सेस प्राइवेट सिस्टम। हमारे पाकिस्तान में दोनों किस्म के सिस्टम्स अलाउड हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी ओपन हैं, लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पूरा लुक आफ्टर करे, टीचर किस तरह का पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स से हर वीक फीडबैक लिया जाए, इस टीचर का पढ़ाने का तरीका किस तरह का है, ये टीचर चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टाफ किस तरह का है, प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या नहीं पढ़ाई जा रही, ये सब कुछ गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए। क्योंकि एक आम बच्चा पाकिस्तान की प्राइवेट एजुकेशन को हासिल नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, OA लेवल्स वगैरह को भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो सबसे बेस्ट वे यही है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को ही इस तरह का बनाया जाए कि बच्चे को MD कैट E-कैट वगैरह के लिए सेपरेट तैयारी ना करनी पड़े और OA लेवल्स की फ़ी अफोर्ड ना करनी पड़े। यही ऑप्शन ऐसा है कि हर बच्चा तरक्की करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनमें पढ़ने का शौक़ होता है, पढ़ने की लगन होती है, वो एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो गरीब स्टूडेंट्स ही होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स की खामियों पर। मैंने जो 16 साल इस एजुकेशन सिस्टम में स्पेंड किए हैं, तो मेरा ये बिलीव है एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा कसूर हमारे स्टूडेंट्स का है। अगर स्टूडेंट्स से इतना आसान एजुकेशन सिस्टम याद नहीं हो पा रहा, इसमें कामयाबी वो हासिल नहीं कर पा रहे, तो जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लेवल का हो गया, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आना शुरू हो गई, तो उस एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट्स किस तरह अडोप्ट करेंगे। जैसे ही वज़ीर तालीम साहब ने क्राइटेरिया 33% से बढ़ाकर 40% किया, तो स्टूडेंट्स रोना स्टार्ट हो गए कि पहले ही हमारे लिए पास होना मुश्किल था, तो अब तो क्राइटेरिया ज़्यादा हो गया, अब तो हम वैसे ही पास नहीं हो सकते। तो जिस कंट्री में स्टूडेंट्स का मकसद ही पास होना हो, तो वो हम उन स्टूडेंट्स से क्या उम्मीद रखेंगे? आप ये बात खुद बताएं कि एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा खामियां हैं या स्टूडेंट्स में। बिलीव मी, लाहौर बोर्ड में टॉप करना बहुत ही आसान है। जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक, मैंने भी लाहौर बोर्ड में 2nd पोजीशन हासिल की है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक दिन में सिर्फ 3 घंटे देते हो ना, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, तो आप लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल कर सकते हो इजीली। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, सिर्फ 3 से 4 घंटे एक दिन में देना है। आप 90% तक मार्क्स को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हमारा बच्चा
रील्स स्क्रॉल करने में माहिर है, टिकटॉक चलाने में माहिर है, टाइम वेस्ट करने में माहिर है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता। नो डाउट कि एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं जो मैंने आपको सारी बताई, लेकिन उससे ज़्यादा खामियां हमारे स्टूडेंट्स में हैं। अब जो बच्चे पछता रहे होंगे कि हमने तो FSC तक तालीम हासिल कर ली है, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी आम सी यूनिवर्सिटी में भी चले गए हैं तो आपने घबराना नहीं है। आप 3 तक CGPA को मेंटेन करें, 3 GPA CGPA बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ आएँ। आप गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जाएं, ऑनलाइन कोर्सेज सीखें। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आप एक दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हो? एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे तो आप रील्स स्क्रॉल करते ही करते हो, तो वो आप स्किल्स सीखने में क्यों नहीं लगा रहे? तो आपका ही ज़्यादा कसूर है ना। वो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स जो दी, फैज़ान की और एक जो फीमेल लड़की थी शफीका, वो भी तो गई हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, गूगल में, वो यही एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके गई हैं, लेकिन उन्होंने स्किल्स को भी साथ साथ रखा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी बात ना मानी, सो देयर आर चांसेस कि आपके साथ भी यही होगा जो इस भाई के साथ हो रहा है। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हो? हेलो रुको, ये कोई तरीका है आपका? ये क्या कर रहे हो? ये सर फेंक रहा हूँ ये पेपर्स, ये तो पेपर नहीं है, तो डिग्री है। तो किसकी पकड़ी हुई है? ये किसकी पकड़ी हुई है? आप ये आपकी डिग्री है? सर मेरी खुद की डिग्री है ये सर। तो इनको फेंक किधर है? सर जब फायदा ही कोई नहीं है तो फिर इनको क्या करें हम? ये तो आपने यूनिवर्सिटी की डिग्रीज भी ली हुई है, कॉलेज की डिग्री आपके पास है, आपने मैट्रिक की भी ली हुई है। इतनी स्टडी को तकरीबन को 15-16 साल आपने जो है स्टडी को दिए हैं, तो सुथरा पंजाब में आप किधर? और ये झाड़ू आपने पकड़ा हुआ है कि हाथ में कलम होनी चाहिए, आपके हाथ में झाड़ू है। विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कोई भी अच्छी जो जॉब मिलना इट इज़ टू डिफिकल्ट। तो मैं सर क्या कर सकता हूँ? अब इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं इनको क्या सर देख देख के खुद भी अपना दिल पे परेशान करना है इनको देख देख के। सुथरा पंजाब में आपको कितनी को सैलरी मिल रही है ये बताइएगा? सर यहाँ पे मुझे मिलती है 40,000 रुपया सैलरी सर। 40,000 रुपया? इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद 40,000 रुपया? इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अमीर लोगों के लिए तो डिग्रियाँ होगी, लेकिन गरीब के लिए चंद कागज़ के टुकड़े हैं। कि मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज तैयार करें, ऐसी पॉलिसीज मुरतब करें, ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े मैसर हो, मेरी तरह सड़कों पर ज़लील ना हो। सो आई एम ग्रेजुएट एंड ड्यू टू नॉट गेटिंग ए जॉब आई एम फोर्स्ड टू डू जॉब ऑफ स्वीपर। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहिब। सो प्लीज़ सर गिव मी ए रिस्पेक्टेबल एंड सूटेबल जॉब रिगार्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन। अब मैं चाहूँगा कि मैं वज़ीर तालीम साहब से गुजारिश करूँ इंतहाई आजिज़ाना तरीके से कि मैंने जो सॉल्यूशंस बताए हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसके मुताबिक अडॉप्ट किया जाए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं अपने प्रिंसिपल्स से मिलकर आया हूँ, मैं लाहौर बोर्ड के टॉपर्स से मिलकर आया हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स से मिलकर आया हूँ जिनके पास प्रॉपर प्लान है पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का। ये सिर्फ मेरा खुद का आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों की मेहनत इसमें छुपी हुई है। मेरी पूरी टीम है साथ जिन्होंने ये पूरा प्लान तैयार किया है। तो हमसे कांटेक्ट किया जाए, हमारे पास पूरा प्लान है इस एजुकेशन सिस्टम को मार्केट के करीब लाने का, मार्केट के पैरेलल लाने का, इंटरनेशनल लेवल पर लेके आने का। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल को सीखने में लगाएं। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट एक रोशन सितारा हो। जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सो बी लाइक दैट स्टार। जो इकबाल चाहता है वो सितारा बन के दिखाएँ। क्वालिफ़िकेशंस को प्रायोरिटी दें, मार्क्स को प्रायोरिटी दें, क्योंकि इसके बगैर आपका बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होगा। आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बच्चे को उसके शौक़ के मुताबिक ज़िंदगी जीने दें, उसके शौक़ के मुताबिक फ़ील्ड्स को अडॉप्ट करने दें, जो वो बच्चा चाहता है उसे उस फील्ड में जाने दें। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर टाइम कितना लगा है और कितने लोगों की मेहनत लगी है। तो हमने तकरीबन 20 दिन इस पर काम किया है और मेरे टीचर्स, मेरे एकेडमी के टीचर्स, मेरे यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स, मेरी एकेडमी के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स
और लाहौर बोर्ड के टॉपर्स, इन सब से इन दिनों में मैंने मुलाकातें की और इनके आइडियाज़ को मैंने लिया और देन ये वीडियो बनाने में मैं कामयाब हुआ। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम है, जिसमें MBBS के टॉपर्स, जिसमें ICS के टॉपर्स, जिसमें इंजीनियरिंग के टॉपर्स सारे मौजूद हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू इन वेल मैनर्स। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, और जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरा दोस्त जिसकी अपनी ऐप्स हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं, और बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप कमेंट्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।